बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट पर आप हायर होते हो, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा विद पिक्चर के साथ। जो है ना, जो भी आपका मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, इनिशियल टेस्ट होता है, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स वाला आप में से जो है ना वो पास होगा, उसके अलावा कितना टाइम होता है उसको कवर करने के लिए। फिजिकल और मेडिकल की पिक्चर्स आपको शो करवाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपके अंदर किसी किस्म की खामी है मेडिकली या फिजिकली, तो आप अभी से जो है ना वो उसको फुलफ़िल कर लें, ठीक कर लें। बाद में जो है ना वो आपको इशू हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है जी इस पोस्ट के लिए, एक तो ये है कि मेल सिर्फ जो है ना वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो जेंडर है। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस, जिसको आप DSSC भी कहते हैं, और आफ्टर द ग्रेजुएशन होती है। उसमें यह है कि ये साल के अंदर 2 दफ़ा जो है ना वो अनाउंस होता है। एक दफ़ा ये जून जुलाई के महीने के अंदर होता है, ये वाला आपके पास, और अभी जो कि करंटली चल रहा है वो दिसंबर वाला चल रहा है। दिसंबर और जनवरी के अंदर अनाउंस होता है। तो आपका 4 दिसंबर से लेकर जो है ना वो तकरीबन 31 दिसंबर तक जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके पोर्टल जो है ना वो ऑन रहेगा। तो करीबन 1 महीना का टाइम, या आप देख लें कि 1 महीने का टाइम है आपके पास इस पर अप्लाई करने का। मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर होती है, और उसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम वो है जी 16 ईयर की क्वालिफिकेशन विद 2.5 जो है ना वो आपका CGPA हो, या 60% जो है ना वो आपकी परसेंटेज हो। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जहाँ पर CGPA ओवरऑल नहीं होता, तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। इसमें जो MSc वाले होते हैं या MPhil वाले होते हैं, MS वाले, उनको प्रेफरेंस दी जाती है BS वालों की निस्बत। उसके बाद हमारे पास जो एक मेन चीज़ आ जाती है, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ना वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितने भी लड़कियां और लड़के जो कैप्टन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको लेडी कैडेट कोर्स कहते हैं और DSSC कहते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। और ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट के अंदर जो है ना ये अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें यह है कि हमारी क्लासेस भी होती हैं। अगर आपने इनकी जो है ना वो DSSC की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें कंप्लीट वर्बल आपको करवाए जाते हैं, साथ में नॉन वर्बल करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक होता है वो आपने खुद करना होता है, वो आपकी डिग्री के रिलेटेड होता है। और आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो होती हैं, आपकी पैटर्न वगैरह क्या होता है। इसके अलावा आपको इसके सारे PDF के नोट्स होते हैं। साथ में ये जूम ऐप पर डेली क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 5 दिन, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है। और इसमें ये होता है कि कुछ मॉक टेस्ट जो है ना वो वेबसाइट पर है, और उस पर पासवर्ड लगा हुआ है। तो आपको क्लासेस के अंदर वो पासवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। तकरीबन 18 टेस्ट होते हैं, जो मॉक आप अगर दे लेंगे तो 100% आप पास हो सकते हो। एकेडमिक आप खुद से तैयार करना, बाकी वर्बल और नॉन वर्बल जो होता है वो कंप्लीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 030563065559। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का मैंने बता दिया। और अगर ये कोर्स बाय करते हैं आप, तो इसमें ये होता है कि स्पेशल ग्रुप्स बने होते हैं, 2 स्पेशल ग्रुप है व्हाट्सएप के, आपको उसमें भी जो है ना वो ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन ये है कि ये मैंने आपको बता दिया, जिसने भी जो है ना वो गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे ही होते हैं उन ग्रुप के अंदर, तो सारे कैप्टन और लेडी कैडेट कोर्स वाले होते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस का देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर ये कुछ आ जाती हैं। एज वगैरह ये आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया। जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो 28 ईयर होनी चाहिए। मैरिटल जो स्टेटड है वो अनमैरिड भी, और इस दफ़ा उन्होंने मैरिड का भी ऑप्शन दे दिया, तो मैरिड भी और अनमैरिड दोनों जो है ना वो हो सकते हैं। उसके अलावा जो मिनिमम आपकी हाइट है 5.4 इंच या फीट, और 162.5 सेंटीमीटर। अगर आप में से किसी की 160 है और 0.5 की कमी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। किसी किस्म की जो है ना वो आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाती। और मिनिमम हाइट थी, ये वेट आपका होता है BMI बॉडी मास पर इंडेक्स से आप चेक करते हैं, और इसमें आपको बता देता है चार्ट, इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं। डिफरेंट कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, और उसमें आपको बता देगा यू आर आइडियल वेटेड, लो जो है ना आपका अंडर द वेट, या और उसके अलावा एक होता है आइडियल वेट जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि उनको चाहिए। तो एक होता है अंडर वेट, अगर आपका वेट कम है तो आप उसको जो है ना वो गेन कर लें, और अगर आपका ओवर वेट होता है तो फिर आप उसको रिड्यूस कर लें, और अगर आइडियल या नॉर्मल वेट है तो फिर उसको मेंटेन कीजिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अगर आर्मी एजुकेशन कोर्स, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आर्मी एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन की एक कोप है जिसको आप ACE कहते हैं मेल के लिए। तो उसके अंदर आपका आ जाता है जी कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये वो हैं जो कि जिन्होंने MA MSc और BS किया हुआ है 4 साल का, तो वो यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स कर सकते हैं, मैथ वाले कर सकते हैं, जियोग्राफी वाले, इंग्लिश वाले कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, मैनेजमेंट साइंस, लाइब्रेरी साइंस, पाक स्टडी,
और एजुकेशन, ये सारे जो ना वो 11 डिसिप्लिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ और आ जाते हैं जो अदर डिसिप्लिन है, जिसमें LLB वाले हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोर्प्स ऑफ द रिमाउंट वेटरनरी फॉर्म्स ऑफिसर कर सकते हैं। और इसमें से आ जाता है जी आगे साइकोलॉजी का पार्ट, और साइकोलॉजी वाले में साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो MSc साइकोलॉजी वाले कर सकते हैं, PS वाले नहीं कर सकते। ये कुछ डिसिप्लिन थे जिसमें ये जो एलिजिबल होते हैं। बाकी MBA MS वाले भी कर सकते हैं फाइनेंस के अंदर, और उनकी 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके अलावा जी यहाँ पर ये MS इकोनॉमिक्स वगैरह उनकी भी 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। BS वाले नहीं कर सकते, 16 वाले नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा आपका होता है। ये बाय मिस्टेक लिखा गया वर्बल, यहाँ पर DSCC आना था, तो यहाँ पर मैं आपको टोटल बता देता हूँ जी क्या इसका सिलेबस होता है। यहाँ पर इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ जी DSC। तो सबसे पहले आप जब जाते हो तो कंप्यूटर पर आपका सबसे पहले वर्बल का टेस्ट होता है। वर्बल के अंदर 84 टोटल MCQs होते हैं, और उसको करने के लिए 30 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर M आना था, 30 मिनट का टाइम होता है। और अगर उसके बाद आ जाता है आपके नॉन वर्बल के अंदर आपके 64 MCQs होते हैं, और इसको भी करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। वर्बल और नॉन वर्बल अगर आप दोनों पास कर जाते हो तो फिर आपका एकेडमिक स्टार्ट होता है, अदरवाइज एकेडमिक स्टार्ट नहीं होता, वहीं से आपको फेल कर दिया जाता है। एकेडमिक के अंदर जो है ना वो आपके 50 MCQs होते हैं। एक बात आपको क्लियर कर दूं, एकेडमिक के अंदर आपका कोई और सब्जेक्ट शामिल नहीं होता। जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करें, मिसाल के तौर पर आपने मैथ के में अप्लाई किया, आपने फिजिक्स के ऊपर अप्लाई किया, तो वो फिजिक्स और मैथ के ही 50 MCQs होंगे। उसमें कोई GK, इस्लामिक स्टडी या करंट अफेयर कुछ भी नहीं होगा, बस आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। और सब्जेक्ट में भी बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई आपका वो जो आप BSc डबल मैथ फिजिक्स या MS वगैरह जो कर चुके होते हैं उसमें से नहीं होता। बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे इंटरमीडिएट या मैट्रिक वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो उतना हाई लेवल पर वहाँ पर नहीं पूछा जाता। ये एकेडमिक भी आपने 30 मिनट में करना होता है। टोटल जो आपके मिनट होते हैं वो तकरीबन 1.5 आवर जो है ना उसके अंदर आपने टेस्ट कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको प्रोसीजर होता है। और इसके जो पासिंग मार्क्स मैं आपको बता दूं, 50% जो है ना वो आप में से जिसने भी गेन कर लिए, यानी कि 50% से बना दिया है कि अगर 84 है तो 84 का 50% कर ले, 42 बनता है। इसी तरह 62 का और 50 MCQs का। लेकिन ये जो है आप पास तो हो जाओगे, लेकिन मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता। तो कम से कम 80+ ही आपने गेन करने होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें पासिंग फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेडिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इसलिए मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया। तो नी नॉकिंग की अगर हम बात करें, इसमें फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं, कैरिंग एंगल, टीथ और नेजल बोन। मैं आपको एक पिक्चर के साथ शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो ना आपने वहाँ पर देखनी होती हैं। और इसके बाद नेल डिस्ट्रॉफी, बॉडी एसन ऑपरेट, चेस्ट डिफॉर्मिटी, एक्स्ट्रा फिंगर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी अगर है तो क्या रिकमेंड होता है या आपको मेडिकली पास किया जाता है या फेल किया जाता है। तो मैं ये आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा देता हूँ, तो इसको आपने गौर से देखना है। और अगर वो उसमें आपको कोई किसी किस्म की खामी इस तरह की कोई चीज़ है तो आपने अभी से उसको जो है ना फुलफिल कर लेना है। तो आर्मी के अंदर मेडिकल का जो क्राइटेरिया होता है ना वो यहाँ पर मैं पिक्चर्स की फॉर्म में आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसको आपने ध्यान से देखना है। अगर कोई भी किसी किस्म का आपके अंदर इस तरह मेडिकल इशू है तो पहले से उसको फिक्स कर ले, उसको सोल्व कर लीजिए। डिफरेंट एक्सरसाइजेज अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, आर्टिकल्स के अंदर, वो पढ़ के उनको सॉर्ट आउट करना है। मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उसमें सबसे बड़ी वजह जो होती है वो हमारे पास है यहाँ पर नी नॉकिंग या नॉक नी हम कहते हैं। जब भी आप अपने पाँव साथ में मिलाते हैं, जो घुटने हैं, नी है, वो नोक नहीं करनी चाहिए, उनको आपस में वो मिलने नहीं चाहिए। यहाँ पर इस तरह ये वाले आपस में जो है ना वो अटैच हो रहे हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन पाँव साथ नहीं है तो पाँव वहाँ पर आपको साथ मिलाने हैं। पाँव साथ मिलाएंगे तो जो नीज हैं, जो आपके घुटने हैं, वो नोक नहीं करने चाहिए, आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, उनके दरमियान खला होना चाहिए जितना तकरीबन इस तरह का है। उसको आप इस तरह अगर हाथ गुजारें तो वो गुजर जाए, लेकिन ज़्यादा खला भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो क्या होता है, एंगल टेढ़ा होता है। तो इसलिए जो है ना वो आपका ये होता है पाँव साथ जोड़े और इतना सा तकरीबन खला होना चाहिए। तो नी नॉकिंग है, अगर है तो एक्सरसाइजेज अवेलेबल है यूट्यूब पर, पहले आप उसको देखिए, अपने इस गैप को जो है ना वो फिल करें, उसके बाद जो है ना वो आपने करना है। जैसे यहाँ पर है, ये देखें ना, ये थोड़ा सा, लेकिन ये भी रिजेक्शन है, ठीक है, ये क्योंकि हाथ हम इस तरह नहीं गुजार सकते। पाँव आपने साथ में मिलाने, तो पाँव साथ वाले जो है मुझे पिक्चर नहीं मिली इसलिए,
बाकी एक दूसरा जो आपका होता है वो होता है फ्लैट फीट का ऑप्शन। उसमें ये होता है कि किसी का जो पाँव होता है ना वो बिल्कुल फ्लैट होता है, अभी फ्लैट हो तो फिर भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और इसमें हेल्दी फीट का ये होता है कि इसमें थोड़ा सा गैप होता है ये नीचे, ठीक है। अक्सर औकात ये कहते हैं कि छोटी सी स्टिक भी नीचे होनी चाहिए, साथ में गुजरनी चाहिए। गुजरनी से मुराद ये कि यहाँ पर गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिएगा अगर आप कहीं पर भी पानी में भिगो कर रेत पे या कहीं पर भी अगर इसको लगाते हैं तो फ्लैट फीट वालों का बिल्कुल पाँव इस तरह नजर आएगा जिस तरह ब्लैक नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो नॉर्मल होगा जो कि मतलब जिनको हम पास कहते हैं तो वो उनका जो है ना वो इस तरह होगा, एडी और साथ में ये फिंगर्स। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये जो है ना हमारे पास ये रिजेक्शन है, ठीक है, और ये राइट है। तो आपका जो है ना वो फिट इस तरह होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका, आई थिंक मेरे पास नेक्स्ट वेरिएंट भी मौजूद है। तो उसमें सबसे पहले आगे ये देखें आपने कहीं पर भी इसको लगाया है तो वो आप नॉर्मल फिट ये होगा और फ्लैट फिट ये होगा। आप किसी भी चीज़ पर जाके इसको पानी या किसी भी चीज़ से भिगोकर अगर लगाएंगे तो इस तरह का जो है ना वो फिट नज़र आएगा। अब ये चीज़ें हैं, दो चीज़ें आपने नी नॉकिंग और फ्लैट फिट को अपने जो है ना वो मेक श्योर कर लेना किस तरह का है। उसके बाद आ जाता है ये आपका कैरिंग एंगल है। कैरिंग एंगल में ये होता है कि आपके बाजू जो है ना वो बिल्कुल सीधे करके दिखाए जाते हैं। उसमें ये होता है एक तो ये आपने बाजू जो है ना वो चेक करना होता है, ठीक है, बाजू चेक करेंगे और उसके बाद ये इस तरह भी चेक किया जाता है। बाजू सीधे करने के बाद वो आपको इस तरह कहेंगे, जब आप इस तरह करेंगे तो ये जो आपकी बैक है बिल्कुल ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए, इसमें भी किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए। तो वो आपको इस तरह जो है ना वो चेक करेंगे तो आपके बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। एंगल जो है ना वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बाजू का होता है ना किसी की यहाँ से हड्डी जो है ना वो बाहर, जब आप यहाँ पर करते हैं तो अगर किसी की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो बाहर नज़र आ जाएगी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। और फिर आपसे इस तरह भी उंगलियाँ वगैरह चेक किए जाते हैं तो ये भी आपने जो है ना वो चेक करना। यहाँ पर ये जैसे कैरिंग एंगल है तो इसकी इनकी जो हमारे पास आ जाती है जो एंगल वगैरह टेढ़ डाली है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किसी की हड्डी इस तरफ निकली होती है, ज़्यादातर इस तरफ निकली होती है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। एंगल जो है ना वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसको कैरिंग एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझ लगे ये नॉर्मल है और यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा ये देखे ना डेविएट कर रहा है यहाँ से ये एंगल, लेकिन ये चूँकि बाजू उस तरह फैलाया हुआ इसलिए बस दिखाने के लिए, तो नॉर्मल इस तरह बाजू हो तो एंगल डेविएट नहीं करना चाहिए। सिंपली बस ये है कि आपकी बाजू जो है उसकी जो हड्डी है यहाँ पर ये वाली ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं निकली होनी चाहिए। तो वो बस ये बेसिकली। और उसके बाद अगर किसी ने ये ब्रेसल वगैरह लगाए हुए हैं दांतों पे तो कोई इशू नहीं है। बाज़ बात पूछते हैं तो मैंने पिक्चर जो है वो ऐड कर दिया। उसके अलावा आपके दांत वगैरह जो है ना वो अगर कीड़ा लगने की वजह से या टूटे हुए हैं ज़्यादा और कोई मसला था, कोई भी आप ऐसी चीज़ खाते थे जिससे ऐसा हो गया तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है, ये आपके ध्यान में। उसके अलावा ये नाक की हड्डी है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल ठीक है नाक की हड्डी। अभी देखते हैं जो हमारे पास रिजेक्शन का ये देखें ये थोड़ी सी ऊपर भी हुई हुई है, बाज़ वक़्त किसी के नीचे हुई होती है। तो वो जो ये नाक की जो हड्डी होती है ये वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको वो हमारे पास ने आई थिंक नेज़ल बोन बोलते हैं। अभी ये जो आपके यहाँ पर ये नाखून नज़र आ रहे हैं तो देखें ना ये येलो हुए पड़े हैं, तो आपने इनको काट वगैरह के जाना और इस तरह नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के भी वैसे इसमें रिजेक्ट नहीं करते लेकिन रेफ़र कर देते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड सा ओड सा स्ट्रेन सा बिहेवियर होता है आपके साथ वहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये देखें ये नाखून अजीब से जो ना वो हुए पड़े, तो इस तरह के आपने वहाँ पर नेल्स वगैरह लेके नहीं जाने। उस तरह पाँव के भी नाखून वगैरह उखड़े हुए नहीं होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास एसिस वगैरह ये जो होती हैं कुछ बने होते हैं पिंपल्स वगैरह जिस्म पे ज़्यादा ही बने होते हैं या कोई डाइजीज़ होती है तो वो भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो डाइजीज़ की वजह से वहाँ पर इस तरह के निशानात भी नहीं होने चाहिए। और ये आपको पता है जी इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक फुल बेरी इस तरह का नाम है, तो वो भी जो है ना वो आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन ये है कि ये शायद आपको इतना नज़र ना आ रहा हो, इसमें ये है ना ये जो आपकी चेस्ट है इसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, इसके अंदर वो एक गड्ढा सा बना हुआ है। तो यहाँ से इसका नाम मुझे साइंटिफिक भूल गया है, तो वो वाला आपके पास नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन नॉर्मल एक तरह की नज़र आ रही ना, तो ये आगे सिंपली ये है कि ना तो आगे की तरफ चेस्ट निकली होनी चाहिए, दरमियान से हड्डी की बात कर रहा हूँ। वैसे जिम वगैरह करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ना ही वो अंदर की तरफ जो है ना वो चेस्ट हो। तो ये वाला जो है मेडिकली चेक किया जाता है। फिर ये एक्स्ट्रा फिंगर होती हैं, आप गिन लें यहाँ पर हमारे पास जो ना वो फिंगर्स कितनी है, इनकी 6 फिंगर्स हैं। तो 6 फिंगर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा फिंगर बाज़ का आती होता है कि यहाँ पर अगर छोटी सी फिंगर भी है ये लेडी फिंगर्स के साथ तो भी जो है ना वो रिजेक्ट कर दीजिए। तो पाँव या आपके हाथ की जो है एक्स्ट्रा फिंगर है वो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स इनफ, ये इतना ही ज़्यादातर चेक किया जाता है।
और आपके मैंने बताया वैसे जो टांग होती है वो भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो वो आपका जब चेक करते हैं ना नी नोकिंग वहाँ पर पता चल जाता है। ये कैरिंग एंगल होता है ये यहाँ तक। और जिस्म पर मैंने बताना भूल गया, कट वगैरह के निशानात नहीं होने चाहिए, कट ज़्यादा जो गहरे होते हैं या जो ब्लेड वगैरह लगा लेते हैं आशिकी मशूकी के अंदर, वो फिर रिजेक्शन का बायस बनते हैं। यहाँ पास आ जाते हैं जी रनिंग भी मैं आपको पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो रनिंग में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कितने किलोमीटर आपने रन करना होता है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है 1.6 किलोमीटर होता है और उसको आपने 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। फिर आपकी आ जाती है जी पुशअप 10 रेपिटेशन होती है, उसको आपने 2 मिनट में अभी दिखा देता हूँ व्हाट इज़ द पुशअप क्या होता है, पुलअप क्या होता है, चिन अप क्या होता है, सिटअप क्या होता है, रनिंग वगैरह क्या होती है, आपने इसको किस तरह करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसको भी आपने 2 मिनट के अंदर करना होता है। फिर हमारे पास आ जाता है जी सिटअप आपकी 10 होती है, उसको भी आपने 2 मिनट के अंदर करना होता है। फिर आपके पास क्या आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है चिन अप और इसको भी आपने 2 मिनट के अंदर करना होता है। ये आपका फिजिकल का टेस्ट होता है और इसके बाद आगे प्रोसीड होते हैं, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ जी। और ये मैं पिक्चर्स की फॉर्म में एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं जी फिजिकल टेस्ट की। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है, इसको कहते हैं हम सिटअप्स। अब ये जो है वो 3 सिटअप लगानी होती हैं और 2 मिनट के अंदर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह अपने घुटने तक लाना होता है और ये जो पाँव है ये ज़मीन से ऊपर नहीं उठने चाहिए। तो ये थोड़ा सा वैसे जो फर्स्ट टाइम करें ना उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होता है। तो ये घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरह मैंने वीडियो जो है ना वो आपको दिखाई है। तो वैसे भी इंटरनेट पे जब आप सिटअप लिखेंगे तो आपको डिफरेंट जो है ना इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसको देख देख कर जो है ना इसको ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आ जाता है सबसे पहले वैसे रनिंग होती है। तो चले मैं रनिंग आपको दिखा देता हूँ। 1.6 किलोमीटर होती है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको 1 माइल भी कहते हैं और 9 मिनट के अंदर आपने इसको करना होता है। तो कोई ट्रैक वगैरह नहीं बना होता वहाँ पर रनिंग के लिए, वो डायरेक्टली जो है ना वहाँ से रन करना होता है। तो जिस तरह आपको ये ट्रैक नज़र आ रही है, ये ट्रैक वहाँ पर नहीं होते, वहाँ पर एक ऐसा ही बिल्कुल स्पेस सी होती है और वहाँ पर आपने रन करना होता है। तो बस मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि जब रनिंग करनी है तो एक ही कंटिन्यूसली, एक ही कंसिस्टेंसी से, एक ही स्पीड से जो है ना वो रन करना है। तो ऐसा होता है कि जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है ना तो काफ़ी लोग होते हैं, उनका फिजिकल इकट्ठा हो रहा होता है, तो एक दूसरे को जो है ना वो धक्के वगैरह भी देते हैं। तो ट्राई कीजिएगा जैसे ही स्टार्ट हो रेफरी की जो है वो, जैसे ही रेफरी आपको इशारा दे तो वहाँ से रन करना और एक साइड पे हो जाना है। और ट्राई कीजिएगा बिल्कुल अपनी जो लेफ़्ट साइड है ना वहाँ पर रन करें और बिल्कुल जिग जैग मैनर से, कभी ये नहीं यहाँ से आप उधर चले गए, उधर से फिर इधर आ गए, तो इस तरह नहीं करना। अब ये 2 चीज़ें आपको फिजिकल के बारे में मैंने बता दी। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी पुलअप। ये इसमें जो जैसे ही आपको ये हाथ नज़र आ रहे हैं, इस तरह इन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, ये हमारे पास होता है चिन अप। और अगर हम इस तरह करें तो ये हो जाता है पुलअप। तो बस हाथों का होता है, वहाँ पर आपका ये चिन अप होता है। अब चिन अप के अंदर ये होता है कि ये 3 लगाना होता है 2 मिनट के अंदर, और ये कोई 3, ये आपको एकदम ही 3 नहीं लगाने होते, वो एक दफ़ा ये कहते हैं अप, तो अप से बना दिया कि आपने कुछ जो है ना ऊपर चले जाना है, और फिर कहेंगे डाउन तो फिर आपने क्या आ जाना है, नीचे आ जाना है। तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ 30 सेकंड आपको ऊपर लटकाए रखते हैं और उसके बाद कहते हैं नीचे आ जाए। तो ये भी प्रैक्टिस से होता है। और ये पाँव इस तरह बिल्कुल सीधे जो है ना वो आपने नहीं करने, जैसे ही ऊपर गए हैं तो आपने पीछे की तरफ बेंड कर लेने हैं, ठीक है। जैसे हम छलांग लगाते हैं ना ऐसे उछलते हैं, तो पाँव एक दफ़ा अपने घुटने से पीछे की तरफ बेंड करते हैं, क्योंकि वो जब हम नीचे आते हैं ना तो ये ज़मीन पर लग सकते हैं। अगर ज़मीन पर लगे तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए आपने उसको ऊपर जाते ही ये बिल्कुल सीधे नहीं रखने, या जब नीचे आएंगे तो सीधे नहीं रखने, इसको पीछे की तरफ बेंड कर लेना है। ये आपको आ गई। उसके बाद हमारे पास होता है जी पुशअप। ये आपने करनी होती है 2 मिनट के अंदर 10 रेपिटेशंस होती हैं। तो ये आप सारों को पता है, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में। कोई जिम वगैरह जाने की या कहीं पर भी एकेडमी में जाने की, फिज़िकल की तैयारी करने की कोई आपने देखा होगा सिंपल सी एक्टिविटीज़ है, ये आप घर में कर सकते हैं। तो ये हमारा फिज़िकल का क्राइटेरिया था। मेडिकल का मैंने आपको जो है वो सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर अवेलेबल है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको आ जाता है जी इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो इनिशियल इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होता, आपकी ISSB होती है। ISSB के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। आफ्टर द इंटरव्यू फिर शॉर्ट लिस्ट लगती है। उसके बाद जो है ना वो आप अपनी PMA काकुल के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद बॉन्ड साइन करते हैं 7 ईयर का। तो फिर ये आगे का जो है वो प्रोसीजर होता है। आपको डायरेक्टली ISSB का फॉर्म मिल जाता है, और ISSB के फॉर्म के बाद आपकी जो ISSB है वो 2 मरहले में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप गया उसकी 4 से लेकर 9 तक जो है ना वो ISSB थी। फिर अगले जो ग्रुप होगा उसकी 20 से लेकर 25 तारीख तक ISSB होगी। 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, इतनी ज़्यादा इसकी ISSB नहीं होती।
होती, बस 1-2 ही ग्रुप वाइज जो है वो होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग जो है ना वो आगे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो कोई भी बात पूछने वही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।